हाय। अभी लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, मतलब डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर। ठीक है। फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा उसकी बात करेंगे, मैथ्स में तो ये काफ़ी वास्ट चैप्टर है। ओके। सो पहला जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेट मेजरमेंट। ठीक है क्या। उसमें रेट मेजरमेंट में कुछ बातें पहले से जान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने डी एक्स बाई डी टी लिखा, टी टाइम है। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया रेट चेंज ऑफ एक्स। ठीक है। या मैंने लिखा डी आर बाई डी टी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? रेट चेंज ऑफ आर। आ गया बात समझ में? तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ तो वो रेट चेंज को मेज़र करेगा। ठीक है। आ गया बात समझ में? जैसे थर्ड मान लो एरिया है, तो उसको एरिया को ए से लिख रहा हूँ, तो डी ए बाई डी टी क्या करेगा? रेट चेंज ऑफ एरिया ए। ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा और समझते हैं। मान लो एक फंक्शन लिया मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है। और इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको मैं चलो y डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक है क्या। अब यहाँ से अगर मैं डी वाई लिखूँ खाली खाली, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो हाँ सॉरी, डी वाई, हाँ एक एक मिनट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स मैंने वाई डैश बोला हुआ है, तो यहाँ से डी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वाई डैश इंटू डी एक्स। ठीक है। और अगर मैं डी टी से डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू वाई डैश इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से क्या चीज़ आ गई? डी वाई बाई डी टी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट चेंज ऑफ वाई बराबर वाई डैश इंटू रेट चेंज ऑफ एक्स। ठीक है क्या। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है। तो यहाँ से रेट चेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई डैश, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन इनटू रेट चेंज ऑफ x। ठीक है। तो इस चीज़ को हम फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखेंगे। आ गया समझ में? ठीक है क्या। अब देखो आगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ। एक एग्जांपल है, एक सर्कल है मेरे पास। ठीक है। जिसका रेडियस r है। ठीक है। और इसका रेट चेंज ऑफ रेडियस बराबर कुछ दे रखा है, मान लो k। ठीक है। रेट चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है k। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड रेट चेंज ऑफ एरिया। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो एरिया का रेट चेंज फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा फंक्शन को लिखना। फंक्शन क्या है अपना? तो फंक्शन मतलब यहाँ पे एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो एरिया की और रेडियस की बात करूँ तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये हमारा ये y है और ये जो है ये x है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर्मूले वाइज, रेट चेंज ऑफ a इज इक्वल्स टू, a मतलब एरिया, इज इक्वल्स टू a डैश इंटू रेट चेंज ऑफ r। r मतलब रेडियस। तो रेट चेंज ऑफ एरिया a डैश कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से a डैश निकालूँ तो a डैश विल बी 2 पाई r। ठीक है क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई r इंटू रेट चेंज ऑफ r, और वो तो हमें कितना दे रखा है? k। ठीक है। तो ये अपना आ गया रेट चेंज ऑफ एरिया। ठीक है। ये आंसर हो गया, k इंटू 2 पाई r। ठीक है क्या। तो इस तरीके से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मानो मैंने लिखा
रेट चेंज ऑफ radius of sphere is k, then find rate change of its volume. ठीक है, तो फिर वापस से सॉल्यूशन। तो पहले हम फंक्शन लिखेंगे, मतलब वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से रेट चेंज, मतलब डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी डैश इंटू रेट चेंज ऑफ रेडियस, डी आर बाई डी टी लिख दे रहा हूँ। ठीक है क्या, तो वापस से वी डैश, अच्छा वी डैश निकालो यहाँ से, कितना आएगा, वी डैश बराबर 4/3 पाई, तो कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहे। आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r², ठीक है, ये कट गया, तो यहाँ से आ गया 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे वी डैश की मैंने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4πr² इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये डी वी बाई डी टी आ गया, मतलब रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। अब डी आर बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है, 4πr² इंटू के, ये आ गया रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम, डी वी बाई डी टी। ये आंसर हो गया। आ गया बात समझ में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इफ रेडियस ऑफ सर्कल चेंजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड रेट चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो रेडियस है सर्कल का वो चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें रेट चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है जब सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो वापस से ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो यहाँ से मैं डी ए बाई डी टी डायरेक्ट कर रहा हूँ आपकी, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ए डैश कितना आ जाएगा, 2πr, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2πr इंटू डी आर बाई डी टी, रेट चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, तो डी 2π इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2। ठीक, तो डी ए बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया 4πr, और रेडियस की भी वैल्यू दे रखी है 4π इंटू, कब निकालना है डी ए बाई डी टी, जब रेडियस की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 5 सेंटीमीटर, तो इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 20π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये रेट चेंज ऑफ एरिया आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, मान लो एक कोई पार्टिकल है, कोई बॉल है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पर चल रही है। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे चल रही है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो कभी तो यहाँ पे एक्स बराबर अल्फ़ा पे बॉल होगी और कभी यहाँ पे एक्स बराबर बीटा पे बॉल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बॉल का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और इसी को मैं क्या बोलूँगा, स्पीड ऑफ बॉल। ठीक है क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने का जो रेट है वो डी एक्स बाई डी टी है, तो उसकी स्पीड भी डी एक्स बाई डी टी होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स ऑन एक्स एक्सिस then its speed is equals to dx upon dt। ठीक है क्या, चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ
x coordinate of a particle changes as x equals to t square plus 2t plus 1. फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल. ठीक है, स्पीड निकालना है यहाँ पे. तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, तो बस डिफ्रेंशिएट कर दो. तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी करूँगा तो क्या होगा, 2t प्लस 2. ये आंसर हो गया. अगर ऐसा पूछा होता कि एट t बराबर 2 सेकेंड स्पीड कितनी होगी, तो फिर हम क्या कर देते, स्पीड बराबर 2t प्लस 2, t की वैल्यू 2 रख देते. 2 इंटू 2 प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है क्या, ये हो जाता. अगर इसी में पूछा होता इनिशियल स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड का मतलब एट टी बराबर 0. ठीक है, इसका ये मतलब हो गया, तो वो निकाल लेते. तो यहाँ पे अगर मैं बात करता इनिशियल स्पीड की, तो वो जाती टी बराबर 0 रख दो, 2 इंटू 0 प्लस 2, तो आ जाता 2 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे. मान लिया एक रॉड रखी है, ठीक है, इस तरीके से, और ये स्लाइड करना चालू हुआ, और इसके इस एंड की जो स्पीड है वो इस समय 3 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, ये लेंथ 3 मीटर है, ये लेंथ 4 मीटर है. ठीक है, तो जब स्लिप करने लगा तो ये वाला एंड आगे किसी टाइम पे 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है. तो इस वाले एंड की स्पीड मान लिया v है, तो ये अपने को v बताना है क्या होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. अच्छा, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सोल्यूशन देख सकते हो. ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को. ठीक है क्या, अच्छा ये जो 3 है, ठीक है, अच्छा मतलब इसको एक समय के लिए मैं x मान ले रहा हूँ. जैसे किसी t टाइम पे मैंने फिगर बनाया है, ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पे है ना. मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये वाला एंड 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो उस समय ये वाला एंड कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा. ठीक है, क्वेश्चन ये है. तो मैं किसी टाइम पे फिगर बना रहा हूँ, एट एनी टाइम t. ठीक है, तो मैंने ऐसे रॉड बना दिया, ये मैं x ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे ये x रहा होगा, ये उस टाइम पे y रहेगा. क्यों, क्योंकि ये x और y तो हमेशा चेंज होता रहेगा. ठीक है क्या, और इसकी स्पीड होगी कुछ उस समय v मान ली v1, और इसकी स्पीड नीचे मान ली v2. ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्का फिक्स है इस रॉड के लिए, इसकी लेंथ. ठीक है, तो लेंथ तो नहीं चेंज होगी, तो मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख दूँ, एल स्क्वायर. ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ, तो ये आएगा 2x इंटू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी. ये समझ में आ गया क्या. ठीक है, मतलब 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी बराबर एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा उसका लेंथ. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया ये 2 तो इधर 0 में भेज दो, x इंटू डी एक्स बाई डी टी बराबर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी टी. ठीक है क्या, अब डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, मतलब ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट, मतलब वो तो v1 इस v1 वाली वेलोसिटी हो गई, मतलब x इंटू वी वन हो गया ये, क्योंकि x वाला जो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका रेट v1 के बराबर होगा, स्पीड के बराबर, और y वाले का v2 के बराबर.
ठीक है, और y घट रहा है, ठीक है, y वाला v2 के बराबर इंटू वाई, एक मिनट, माइनस वाई इंटू v2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर dx बाई डी टी में x डिक्रीज कर रहा है, मतलब घट रहा है, तो dx बाई डी टी को माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे dy बाई डी टी में y घट रहा है ना, तो इसको मैं माइनस v2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, v1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू v2 इंटू वाई, ठीक है क्या। अब यहाँ से यहाँ पे अभी मेरे को क्या चाहिए, v2 चाहिए, v1 दे रखा है, ठीक है। तो v2 इज इक्वल्स टू v1 इंटू एक्स अपॉन v2, सॉरी y, v1 इंटू एक्स अपॉन y। अब जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे v1 की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो 3 मीटर पर सेकेंड है, इंटू x की जो वैल्यू है उस समय वो 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो इट शुड बी 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स राइट डाउन लीनियर फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। तो मैंने लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया था, कोई भी फंक्शन या तो इस तरीके से लिखा है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, या इस तरीके से लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, या इस तरीके से लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, ठीक है। तीनों में से कोई भी तरीका अगर मुझे लिख के दे रखा है तो ऐसा फंक्शन लीनियर फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 लिख दिया, या 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिख दिया, या 2x प्लस 3y बराबर 2 लिख दिया। तो इस तरीके से अगर कहीं पे भी कुछ भी लिखा है y और x में रिलेशन, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन। समझ गए, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसमें सेकेंड पॉइंट है इसके ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है क्या। बात करते हैं ग्राफ की। जैसे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, अच्छा एक चीज़ और इसमें जान लो, यहाँ पे जब भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक वाई एक्सिस ले रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज ऑरिजिन, ठीक है। और इस वाले एक्सिस पर जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को डिस्प्ले कर रहे होंगे, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पे, ज़ीरो, ठीक है। इस वाली एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो, ठीक है। ये बेसिक बात है। अब बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है, ऐसे कोई लाइन बना दिया मैंने, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे मान लो मुझे दे रखा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 9, ठीक है, फॉर्म इट्स ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है। तो अगर मान लिया मुझे ग्राफ बनाना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, इसी में एक बार पुट y इक्वल्स टू 0, वाई 0 पुट कर दिया, फाइंड x निकाल के देखा, y 0 पुट कर दिया, तो 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -9/3 विच विल बी -3, ठीक है। अच्छा, और एक बार मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, पुट x इक्वल्स टू 0 और फिर y निकाला। तो इसी में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा, तो आई विल गेट y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 0 प्लस 9। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू क्या मिल गई, 9, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और, हम कोऑर्डिनेट्स करके दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x, y लिखा, तो जो पहले कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, और जो बाद में कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा वो y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2,3, इसका मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है। बेसिकली जो भी कोऑर्डिनेट है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट जैसे ये x एक्सिस बनाई
और ये वाई एक्सिस बनाई। तो इस पूरे के पूरे प्लेन में मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम इसके कोऑर्डिनेट से दर्शाएंगे, मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो जैसे मान लो कोई पॉइंट मैंने 2,3 लिखा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, ठीक है। अच्छा, ये जो मुझे ग्राफ बनाना था y इक्वल्स टू 3x+9 का, तो मैंने एक बार तो y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया और x निकाला, और एक बार मैंने x 0 करके y निकाला। तो जब मैंने x को 0 किया, इफ़ x बराबर 0, तो y जो मेरा आया है वो आया है 9, और जब मैंने y 0 पुट किया था तो जो मेरा x निकला है वो रहा यहाँ पे है। तो जब मैंने y 0 पुट किया है तो x आया -3, ठीक है। तो मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट तो यहाँ पे x 0,9 और एक पॉइंट है x -3,0। तो दो पॉइंट मिल गए मुझे ऐसा करके। अब मैं क्या करूँगा कि x एक्सिस y एक्सिस बनाऊँगा, यहाँ पे बना ली x एक्सिस, यहाँ पे बना ली y एक्सिस, और इन्हीं पॉइंट्स को, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे रहता है, x एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है इसलिए इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने ऐसे लिख लिया पॉइंट -3,0, ठीक है। और फिर जो दूसरा वाला पॉइंट है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 है तो y पे आ जाएगा, पॉजिटिव है इसलिए 0,9। ऐसे मैंने दो पॉइंट्स बना लिए और इनको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो ये जो है ये ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल्स टू 3x+9 का। ये आ गया समझ में। जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिखा, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is given as v equals to 3t+5, draw its graph, draw its velocity time graph। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने को बोला गया है। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने को बोला तो मैं वेलोसिटी को y मान ले रहा हूँ और टाइम वाले को x एक्सिस पे। तो वेलोसिटी तो y एक्सिस पे आ जाएगा और टाइम जो है वो x एक्सिस पे आ जाएगा। तो अगर मैंने वेलोसिटी को y माना तो यहाँ पे y लिखूँ और 3 टाइम की जगह x+5, तो मुझे y इक्वल्स टू 3x+5 का ग्राफ बनाना है। तो बस एक बार x 0 पुट करोगे तो y कितना आ जाएगा 5, और एक बार y 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा -5/3, ठीक है। तो x 0 मतलब किस एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। तो 0,5 मैंने इस तरीके से एक पॉइंट बना लिया। दूसरा पॉइंट है y 0 है तो वो x एक्सिस पे होगा, और x नेगेटिव है इसलिए इस साइड आ गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया -5/3,0, और इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन गया, ठीक है क्या, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लीनियर फंक्शन या स्ट्रेट लाइन बोला मैंने। अब देखो क्या है, एक पॉइंट है कि हर स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि मान लो मैंने कोई लाइन बनाई इस तरीके से, ऐसे करके कोई लाइन बना दी मैंने, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी थीटा, इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है मैंने एंगल, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसका अगर मैं टेन ले लूँगा, टेंजेंट ले लूँगा, तो टेन थीटा ही मुझे इस लाइन का क्या मिलेगा, स्लोप, ठीक है क्या, ओके। ये तो हो गया एक तरीका समझने का, क्या कि लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर जो थीटा एंगल बना रही है तो उसी का अगर मैं टेंजेंट ले लूँ, मतलब टेन थीटा ले लूँ, तो वही उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। एक और तरीका है समझने का, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझा। मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन कोई भी ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी पॉइंट ले लूँगा लाइन पे कहीं पे भी, और उस पॉइंट से, अच्छा ये जो वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है ना लाइन, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ये रहा एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है लाइन, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं।
तो मान लो मैंने ये पॉइंट P ले लिया लाइन पे, और यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लो मैंने ले ली कुछ अल्फ़ा, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ले ली मैंने बीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वही क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। ये वही चीज़ है, ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा बीटा अपॉन अल्फ़ा ही तो होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ, या मैं इसी चीज़ को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मान लो मैंने कोई लाइन बनाई, ये एक्स ये वाई, कोई भी लाइन बना दी, सपोज़ ऐसे बनाई है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मैंने P पॉइंट से इसी पॉइंट पे, इसी वाली लाइन पे, डॉटेड लाइन पे परपेंडिकुलर गिरा है, मान लो ये बीटा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने अल्फ़ा बोल दिया। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से ये चीज़, अच्छा ये चीज़ अगर थीटा है तो ये भी चीज़ थीटा ही होगी। तो इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें टेन थीटा क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। ये समझिए, जैसे मान लो इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन एज, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपने को, मान लो इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ऐसे करके यहाँ पे 2 सेकंड टाइम हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है 5 सेकंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये है 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है स्लोप, फाइंड स्लोप। तो देखो ये रही, ये लाइन दे रखी है हमें, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो सिंपल है, आप कहीं से भी परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ ये, ठीक है, और एक ये वाला जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इससे मैं ऐसे डाल दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ठीक। और अब यहाँ पे मैं ट्रायंगल में जब भी लेना है तो ये अपॉन ये स्लोप होगा, अभी मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कितनी है, मतलब ये वाला, ये जो एरो मैं दिखा रहा हूँ ये कितना है, ये, तो ये पूरा 15 है, ऐसे मेज़र करो, ये 15 है और ये 10 है, तो ये कितना बचा, 15 माइनस 10 5, ठीक है। और ये कितना है, ये, तो ये पूरा 5 है और ये पूरा 2 है, तो ये कितना बचा 3, ठीक है। तो स्लोप मेरा कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3, ये समझिए। अच्छा यही जो पॉइंट है इसको मैं थोड़ा और अगर एक्सप्लेन करूं तो इस तरीके से, मान लो मैंने कोई भी लाइन बनाई, जैसे मान लो यही लाइन मैंने बनाई, ठीक है, वाई एक्स, तो आपकी मर्जी, आप चाहे जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराओ, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पी से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ, तो मैंने इतना गिराया, ठीक है। तो आप अगर परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे मान लो इतना बड़ा गिरा रहे हो, तो इसी पॉइंट से, ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से एक ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे करके, इस तरीके से खींच दिया आपने, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो मान लो ये है बीटा 1 और ये है ये पूरा अल्फ़ा 1, तो इसी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा 1, यही स्लोप हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुमने यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया ऐसे, और फिर चाहते हो कि इस तरीके से करोगे, एक बार तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर गिराने की कोशिश करनी है, मतलब एक लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट, जो मर्जी आप पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट से एक तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो, जितनी बड़ी तुम खींचना चाहते हो,
ठीक है। और जहाँ पे वो लाइन ख़त्म होगी, जैसे यहाँ पे ख़त्म हुई, तो यहाँ से फिर चालू करो एक्स एक्सिस पे लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दो। ठीक है। कब तक? जब तक वो लाइन को ना कट करे तब तक। ठीक है। तो जो स्लोप होगा वो कितना होगा? y के पैरेलल वाला लाइन का लेंथ अपॉन x के पैरेलल वाला लाइन का लेंथ। ये समझ में आ गया क्या? जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दिया मैंने इस पे, ये x ये y, और मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x बराबर ले लिया 1, यहाँ पे मैंने x बराबर ले लिया 5, और यहाँ पे मैंने x बराबर ले लिया 7। ठीक है, मान लो ऐसे ले लिया मैंने, ठीक। और यहाँ पे मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 6, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ऐसे। और यहाँ पे मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 8। ठीक है क्या? मुझसे पूछा गया स्लोप बताओ इस लाइन का। ठीक, तो जहाँ मर्जी आप परपेंडिकुलर गिराओ। जैसे मान लो मैं यहाँ से गिराऊंगा, यहाँ से गिराना चाहता हूँ, तो मैंने गिराया, कितना बड़ा परपेंडिकुलर गिराऊँ? ऐसे एक ट्रायंगल बना दूँ इस तरीके से, मतलब लाइन का यूज़ करके ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्लोप तो क्या होगा? ये वाला अपॉन ये वाला। तो स्लोप लिख लिया मैंने। क्या ये कितना आएगा? ये पूरा यहाँ तक ये 8 है और ये 6 है, तो ये कितना हुआ? 2। और ये कितना हुआ? तो ये 7 है, ये 5 है, तो ये भी 2 हो गया। तो स्लोप कितना हो गया? 2/2, 1 हो गया। ठीक है क्या? ठीक। अच्छा, तुम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर गिराते यहाँ तक, एक ऐसे ट्रायंगल बना लो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जब ट्रायंगल बनाओगे, ये पूरा ये चीज़ और ये चीज़ ये, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनाओगे, तो अब क्या होगा? ये पूरा कितना हो गया? ये, तो ये पूरा 8 है और ये 2 है, तो ये कितना हो गया? 6। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये हो गया, ये 7 है और ये 1 है, तो डिफरेंस कितना है? 6। ठीक है, तो फिर से अगर मैं स्लोप निकालूं, तो ये वाला 6 ऊपर वाला अपॉन 6, तो यहाँ से भी 1 आएगा। तो स्लोप वही आएगा कैसे भी ट्रायंगल बनाऊं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि मान लो कोई भी लाइन है, तो आप ऐसे ट्रायंगल बना लो, चाहे ऐसे ट्रायंगल बना लो, चाहे तो ऐसे ट्रायंगल बना लो। ठीक है, स्लोप क्या होगा? ये वाला अपॉन ये वाला, मतलब y के पैरेलल वाला अपॉन x के पैरेलल वाला, यही स्लोप हो जाएगा लाइन का। ठीक है क्या? इस तरीके से। तो यहाँ तक तो मैं स्लोप निकाल लूँगा। अब इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने डिस्टेंस में बात की है, आप ये याद रखना कि लाइन अगर ऐसे बन रही है इस तरीके से, तो स्लोप पॉजिटिव होगा उसका। ठीक है, और लाइन अगर ऐसे बनेगी तो स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है क्या? समझ में आ गया? मतलब लाइन अगर ऐसे बनेगी इस तरीके से, तो स्लोप नेगेटिव होगा, और ऐसे बनेगी तो स्लोप पॉजिटिव होगा। मतलब इंक्लिनेशन, एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन जो है ना, झुकाव, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है लाइन का, जो इंक्लिनेशन है अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो स्लोप नेगेटिव होगा। इफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन is toward positive x-axis, then slope is positive, and if inclination is towards negative x-axis, then slope is नेगेटिव। ठीक है, तो अगर लाइन का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर इंक्लिनेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये समझ में आ गया क्या? अच्छा, एक और चीज़,
अगर लाइन ऐसे बना दिया हमने तो इसका इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अनडिफाइन होगा, मतलब इसका स्लोप डिफाइन नहीं करते। ठीक है क्या, ये भी याद रखना। अच्छा, एक और पॉइंट इसी में लिख दिया मैंने। मान लो मैंने लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका हमेशा स्लोप क्या होगा, ज़ीरो। इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज़ ज़ीरो। इफ़ लाइन इज़ वर्टिकल, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। और इफ़ लाइन इज़ वर्टिकल, वर्टिकल बोलने का मतलब क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है देन स्लोप इज अनडिफाइंड। समझिए बात को। तो इस तरीके से ये बात है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ कभी कभी बोल दिया, मान लो y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू 4 का बनाओ, मतलब y इक्वल्स टू कुछ भी कांस्टेंट है उसका ग्राफ बनाओ। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा x एक्सिस के पैरेलल। इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। और कैसा होगा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है। तो ऐसे बना दिया मैंने इस तरीके से, ये समझ गए। तो मान लो यहाँ पे y इक्वल्स टू मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी, 3। जैसे मान लो मुझसे बोला गया y इक्वल्स टू 4 का बनाने को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 यूनिट ऊपर चला जाऊँगा, ऐसे ये 4 ले लूँगा और एक ऐसे x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दूँगा। ठीक है। नेक्स्ट में मुझसे पूछा गया y इक्वल्स टू 0 का बना दो, तो कुछ नहीं है, ये जो x एक्सिस ही है ना, तो यही यही y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली जो लाइन है यही y इक्वल्स टू 0 का काम करेगी। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0। अच्छा, मान लो अगर पूछा गया कि x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, इन सब का ग्राफ बना दो, मतलब x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बना दो, तो इस केस में लाइन इज़ वर्टिकल। अब की वर्टिकल लाइन बना देंगे हम। तो जैसे मान लो x इक्वल्स टू 2 की बात की गई, तो मैं यहाँ से इधर चला जाऊँगा 2 यूनिट और एक ऐसे लाइन बना दूँगा, तो ये x इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है। मान लो मुझसे पूछा गया होता x इक्वल्स टू -2 का ग्राफ बना दो, तो मैं क्या करता, यहाँ से इस साइड चला जाता नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, कितनी यूनिट, 2 यूनिट चला जाता, और मैं यहाँ पे बना देता ये x इक्वल्स टू -2 का ग्राफ है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस पूरे वीडियो में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात की गई है, स्लोप की बात की गई है, और y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के ग्राफ की बात की गई है। ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया जा रहा है ये बेसिकली फिजिक्स में यूज़ होगा, जहाँ जहाँ फिजिक्स में यूज़ होगा उतना ही पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है, तो फिजिक्स में इसका कुछ एप्लीकेशन है, तो वो देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, अगर y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप लिखा हुआ है, कहीं पे अगर ये भी लिखा हुआ है तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। इसमें a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, y इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। या मैंने लिखा y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसमें ये जो x का कॉफिशिएंट है ना, ये b ज़ीरो हो गया है। इसमें अगर मैं बात करूं a की वैल्यू कितनी है तो 2, b की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 0, और c की वैल्यू कितनी है 3। ये समझ में आ गया। या मैंने y इज इक्वल्स टू सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो यहाँ पे a 1 हो जाएगा, b 0 और c 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन मैथ में कहीं भी फिजिक्स में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो रूट्स की बात करूं अगर मैं,
जैसे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये मैंने लिख लिया, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे रूट की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख के देखा और y की वैल्यू निकाली, तो y क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये 4 प्लस 6 10 माइनस 10 ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। मतलब x बराबर 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो। अगर मैंने x बराबर 3 रख के देखा इसी में, तो y आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये 9 प्लस 6 15 माइनस 15, ये भी ज़ीरो आ जाएगा। अब मैंने इसी में x की वैल्यू 1 रख के देखा, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये 7 माइनस 5 विच इज़ 2, ठीक है। तो 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो x बराबर 2 पे वैल्यू इसकी 0 आ रही है y की, और x बराबर 3 पे भी वैल्यू y की 0 आ रही है। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। मतलब x की वो वैल्यूज जिसके लिए y 0, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू 0। ये समझ गए। मतलब एक चीज़ और, अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब ये तो इक्वेशन हो गई। अब तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कौन करेगा, जो रूट्स होंगी। क्यों सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, एक्स की हमें वो वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी जिसके लिए पूरा ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ये तो यही बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स क्या क्या होगा, तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ज़ीरो हो जाए, तो वही रूट्स होगा। आ गया बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने अभी देखा x बराबर 1 और x बराबर 2, ये दोनों क्या हो जाएंगी, रूट्स, ठीक है क्या। अच्छा एक चीज़ और, इसका रूट्स निकालने का एक और तरीका है, फॉर्मूला जो आप फिजिक्स में यूज़ करोगे। मान लो मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और मुझसे बोला कब कब ज़ीरो होगा, तो मैं x की वैल्यूज़ लिखूँगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसका मैं यूज़ करूँगा x की वैल्यूज़ निकालने के लिए। हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ना, तो इसके हमेशा दो रूट्स होंगे, तो एक तो पॉजिटिव वाले साइन के साथ आ रहा होगा, एक नेगेटिव वाले साइन के साथ आ रहा होगा। तो जैसे मान लो मैंने दो रूट बोल दिए इसके x1 x2, तो यहीं से मिल जाएगा x1, एक बार तो मैंने प्लस वाला साइन यूज़ कर लिया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार इसी में से ये यहाँ से नेगेटिव वाला साइन यूज़ कर लिया, तो x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये समझ गया क्या, ये x1 और ये x2, तो यहाँ पे दो रूट मेरी आ गई x1 और x2, ठीक है क्या। तो इस तरीके से मैं रूट निकालूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मान लो मैंने लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मान लो मुझे रूट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है माइनस 3, और c कितना है 2, यही वैल्यू रख दिया, माइनस b कितना है माइनस 3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a 1 c 2 अपॉन 2a, ठीक है। ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8, ठीक है, 9 माइनस 8 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 1, तो ये 1/2। तो अब दो रूट कौन कौन आ जाएगी, एक बार तो प्लस वाला साइन यूज़ कर लो, x1 इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2 और x2 इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2, तो यहाँ से 3 प्लस 1/2 4/2 2 आ जाएगा, और यहाँ से x2 दूसरा रूट आएगा 3 माइनस 1 2/2 1, तो ये आंसर हो गया इसका, मतलब रूट्स हो गए। ये समझ में आ गया क्या। चलो, तो ये तो रूट्स के लिए फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, तो अगर मैं बात करूं शेप कैसा होता है ग्राफ किसी भी क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक क्या मतलब y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से। तो इसका जो शेप होगा वो हमेशा ही क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला शेप कैसे बनता है, जैसे मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई
और ये वाई एक्सिस। तो या तो पैराबोला ऐसे बन रहा होगा या ऐसे बन रहा होगा। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, या तो ऐसे बन रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस पैराबोला को बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड, और इस टाइप के पैराबोला को बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। समझे? तो दो तरीके से पैराबोला बनेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अच्छा, ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटे, एक्स एक्सिस को टच करे और एक्स एक्सिस को काटे ही ना। इसी तरीके से नीचे भी बन सकता है, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, और ये ले लो, ये बन गया। आ गया बात समझ में? तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। अब ध्यान से देखो, कुछ ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोला, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है क्या? इस तरीके से। अच्छा, मैंने अगर बोल दिया, ये तो आपको ये याद रखना है, और अगर मान लो इसी तरीके से मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मानो मैंने बोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, उल्टा बोल दिया, तो यही ग्राफ आपकी ऐसे बन जाएगा। ठीक है क्या? इस तरीके से। अच्छा, ये तो दूसरा ग्राफ हो गया, याद रखना है। मान लो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बोला गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो भी ऐसे ही बनेगा जैसा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बनता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको बोला गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, ठीक है, या मैंने बोला के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, कुछ भी बोल दिया, ठीक है, या मैंने बोला ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स, ठीक है, तो भी ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से बनेगा। ठीक है क्या? ये समझ में आ गया? अच्छा, जैसे मान लो मैंने बोला फॉर एग्जांपल ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहला y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, या बोला 2y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो सारे केस में एक ही जैसा ग्राफ बनेगा। कैसा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप, इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, चाहे y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर हो, या ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर हो, तो इन सभी में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इसी में बोल देता ड्रॉ ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, या के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, या ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी एक्स, ये टाइप बोलता, तो भी ग्राफ कैसा बनता? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टाइप। और वो तो कैसा आ जाता? वो तो इस तरीके से आ जाता। ठीक है क्या? तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज गिवन एज v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, मान लो इस तरीके से दिया है v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, तो मुझे बोला गया ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो मैंने वाई एक्सिस पे तो वेलोसिटी को रख लिया और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो v इक्वल्स टू 3t स्क्वायर है यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, y, ये तो v वेलोसिटी y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, तो v की जगह y रख के देखा और x की जगह t की जगह x, तो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ बनेगा। वो तो हमारा ऐसे बनता था कुछ। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि टाइम जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इधर वाला पोर्शन, जो इधर वाला पोर्शन है ना, उसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये वाला पार्ट ऐसे मिटा देंगे। आ गया बात समझ में? तो ये ग्राफ होगा, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझे बात को? जैसे मैंने मान लो एक और क्वेश्चन बोला, ड्रॉ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी देखना पड़ेगा क्या है,
तो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये जो ये पार्ट है ये तो कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू के वी स्क्वायर टाइप ग्राफ आ गया, समझ गए। तो इसको तो मैं वाई मान ले रहा हूँ और इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर टाइप ग्राफ हो गया। तो अभी भी ग्राफ कैसा बन जाएगा, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप। तो वो तो कैसे आएगा, तो एक्स एक्सिस पे तो मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो मैंने वेलोसिटी लिख लिया और वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी। तो भी ग्राफ मेरा कैसा बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप, समझ गए। अच्छा एक चीज़ और, ये जो v होता है ना, ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड होता है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में जो v होता है वो स्पीड है। तो ये स्पीड हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट रिमूव कर दूंगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी वेलोसिटी की जगह स्पीड कर लो। ठीक है क्या, तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक का यूज़ पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।